परीक्षा 2027 और आगामी अन्य 28 जो भी तैयारी कर रहे हैं आप, उन सभी को जो है ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज़ और एक मानक उत्तर लेखन की जो है एक क्लास है। और इसमें आंसर राइटिंग का भी विकल्प उपलब्ध है। तो चलिएगा जो है अपनी क्लास की हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। पिछला क्लास जो हुआ था हमारा वो GS 1 के अंतर्गत जो यूनिट 1 है, जिसमें है भारत का जो है प्राचीन भारत का इतिहास। और आज जो है हमने उठा लिया है कौन सी, यूनिट 2, जिसमें है मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो है आज का ये टेस्ट है और इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिएगा, अगर आप जो है इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर क्या करना है, आपको क्या करना है, मैसेज करना है। और यदि नहीं जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम चाहिए, PDF चाहिए, तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप को जो है ज्वाइन करेंगे, जहां पर आपको जो है टेस्ट का PDF जो है दे दिया जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। इस टेस्ट की जो है विशेषता है कि इसमें जो है 5 क्वेश्चन क्या है, 2 मार्कर हैं, 2 क्वेश्चन 7 मार्क के हैं, 1 क्वेश्चन जो है 10 मार्क का है। और यह जो है एक मीडियम स्तर का टेस्ट है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट को रिवीजन कर सकते हैं। आपको जो है 2 दिन का क्या मिलता है, बीच में समय मिलता है। उस समय में क्या करना है, आपको अपने यूनिट को जो है याद करना है। और याद करने के बाद जो है आपको टेस्ट पेपर मिलता है। उस टेस्ट पेपर में क्या करना है, आपको अपने हिसाब से लिखना है और जो है सॉल्यूशन जो है तैयार करना है। देन इसके बाद में क्या है, आपको जो है मॉडल उत्तर जो है PDF दिया जाएगा, क्लास भी दी जाएगी। उससे क्या कर सकते हैं, अपनी गलतियाँ सुधार सकते हैं। चलिएगा बात करते हैं अपने जो है हम क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, एक विशेषता और है इसकी कि यह जो है बाईलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। पहला क्वेश्चन है एकता प्रणाली। और एकता प्रणाली जो हमें क्या करना है, 2 नंबर में जो है लिखने का क्या करना है, प्रयास करना है। एकता सिस्टम तो 2 मार्क्स में लिखेंगे, तो आप कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में आप जानते हैं कि एक क्या होता था, केंद्रीय जो है सम्राट होता था। उस सम्राट के जितने भी छोटे छोटे क्षेत्र होते थे, प्रशासन के लिए जो राज्य प्रकार के जो है राज्य मान सकते हैं छोटे छोटे होते थे, उनको क्या कहा जाता था, एकता कहा जाता था। और वहाँ का जो शासक होता था वह इक्तेदार कहलाता था। इस पूरी व्यवस्था को क्या कहते थे, एकता सिस्टम कहा जाता था। तो कहेंगे कि सुल्तानों द्वारा वेतन के बदले अधिकारियों को दिए जाने वाले भू क्षेत्र की प्रशासनिक जो व्यवस्था होती थी, इसमें जो है नगद वेतन नहीं दिया जाता था। जो छोटा राज्य होता था वहाँ से वो क्या करते थे, टैक्स वसूलते थे। और जो बचता था मतलब अपना हिस्सा काट करके वो क्या करते थे, राजा को जो है देते थे। इसके बदले में जो है राजा को उन्हें क्या देना पड़ता था, सैनिक सेवाएं देनी पड़ती थी। तो ये क्या है, सुल्तानों द्वारा जो है वेतन के बदले अधिकारियों को दिया जाने वाला भू क्षेत्र की क्या थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी। इसकी शुरुआत जो है किसने की थी, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक कहे जाने वाले इल्तुतमिश द्वारा की गई थी। और इक्तादार का जो है मुख्य कार्य क्या होता था, राजस्व एकत्र करना और जो है एकता में क्या करना, कानून व्यवस्था जो है बनाए रखना। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हमारा 2 मार्कर ये जो है आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में देखेंगे कि द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ लैंड ट्रैक्ट एकता गिवन टू ऑफिशियल्स बाई सल्तनत्स इन, ठीक है, ल्यू ऑफ सैलरी। इट वाज ऑफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन द दिल्ली सल्तनत बाई जो है इल्तुतमिश। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ इक्तेदार वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या करना, व्यवस्था करना। तो ये जो है इंग्लिश में हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में जो है दिया हुआ है, आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप जिस मीडियम के हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। मनसबदारी व्यवस्था को क्या करना है, आपको 2 मार्कर में लिखना है। मनसबदारी व्यवस्था आप जानते हैं मुगल काल के दौरान जो है किसके द्वारा, अकबर द्वारा जो है शुरू की गई थी। 1575 में व्यवस्था शुरू की गई थी। तो मुगल साम्राज्य में जो है अकबर द्वारा शुरू की गई प्रशासनिक और क्या थी, ये सैन्य व्यवस्था थी। इसके अंतर्गत अधिकारियों को उनके पद और जो है, यानी कि 2 पद होते थे। एक क्या होता था, इस प्रकार से होता था मनसब, जात और सवार। जहाँ जात बताती थी कि किसी व्यक्ति की जो है दरबार में रैंकिंग कितनी होगी, और सवार ये जो है निर्धारित करता था कि उसके पास में उसे कितने घोड़ों की संख्या रखी जानी है। तो जात जो है उसके पद का सूचक होता था, और जो सवार होती थी वो घुड़सवारों की संख्या के आधार पर जो है बनता था। यह व्यवस्था ध्यान रखिएगा वंशानुगत नहीं थी,
मनसबदार जो है बदल जाते थे और ये सम्राट के नियंत्रण में होती थी। चलिएगा आगे बात करते हैं। अगर इसकी बात करें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी अबुल फजल की आईन अकबरी से देखने को मिल जाती है। अगला प्रश्न है जहां आपको ध्यान रखना है, चोल काल का प्रश्न है, तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर। तो राजराजेश्वर टेम्पल ऑफ तंजावुर, और यह टेम्पल जो है इसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। कहाँ पर स्थित है, यह जो है तमिलनाडु में स्थित मंदिर है। पहले इसे राजराजेश्वर मंदिर कहते थे, मराठाओं के प्रभाव के कारण इसे बृहदेश्वर मंदिर कह दिया गया था। चोल शासक राजराज प्रथम द्वारा क्या किया गया था, भव्य जो है द्रविड़ शैली में जो क्या किया गया था, इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यह भगवान शिव को जो क्या है समर्पित है और अपनी विशाल गोपुरम, गोपुरम मतलब कि जो प्रवेश द्वार होता था, विशाल गोपुरम और शिखर वास्तुकला के लिए जो है प्रसिद्ध है। चोल साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि और स्थापत्य कला की जो है उत्कृष्टता का जो क्या है, ये क्या माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी नंदी की जो है मूर्ति भी देखने को मिल जाती है। तो विशेष पॉइंट भी जो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जो पॉइंट लिखे हुए हैं यही लिखें आप, जो अगर आपके पास में इससे भी बेस्ट पॉइंट है, चूँकि एक वस्तु या चीज़ के बारे में, व्यक्ति के बारे में 3 जानकारी आपको कम से कम देना है, तो यदि आपके पास में बेस्ट जानकारी है तो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो एक ये क्या है, मॉडल है, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रसिद्ध फारसी जो अमीर खुसरो है, अगला प्रश्न कि अमीर खुसरो पर जो है आपको लिखना है। अमीर खुसरो कौन थे, तो प्रसिद्ध फारसी कवि, संगीतकार और सूफी संत थे ये। इन्हें क्या कहा जाता है, तूती ए हिंद या भारत का जो है तोता भी कहा जाता है। इन्होंने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का क्या किया, शासनकाल देखा। इनके जो योगदान थे, इन्होंने खड़ी बोली का विकास किया, कव्वाली का विकास किया, सितार का जो है आविष्कार किया। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर इसमें आपके पास में जगह बचती है तो इनकी कुछ बुक्स बता सकते हैं, जैसे ठीक है खजाइन उल फतूह भी क्या है, इनकी बुक है, तो उनके नाम जो है क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ये आपको पता है। या फिर निजामुद्दीन औलिया के क्या थे, ये शिष्य थे, ये भी बता सकते हैं। अगला पॉइंट है दीन ए इलाही। अकबर द्वारा क्या है चलवाया गया एक धर्म था जिसमें सभी धर्मों की जो है अच्छी बातों का संग्रहण किया गया था। तो मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1582 में प्रतिपादित एक क्या थी, आचार संहिता या विचार मार्ग था, आचरण संहिता थी। इसका उद्देश्य क्या था, सभी धर्मों की अच्छी बातों को मिलाकर के सुलह ए कुल की जो है भावना को क्या करना, विकास करना। यह कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि अकबर के दरबारियों द्वारा स्वेच्छा से जो है स्वीकार किया गया एक आध्यात्मिक अनुगामी समूह था। ये पॉइंट जो है इतना बेस्ट नहीं है, इसको हटा दीजिएगा। इसकी जगह पर जो है विशेष पॉइंट करके लिखेंगे आप, विशेष पॉइंट करके लिख लेना कि एक इतिहासकार है जिनका नाम है विंसेंट आर्थर स्मिथ नाम के इतिहासकार है, जिसे कहते हैं V.A. स्मिथ कह दिया जाता है। इन्होंने क्या कहा हुआ है, इस धर्म को जो है मूर्खता का स्मारक कहा हुआ है। ठीक है, तो औरों के उत्तर से क्या हो जाएगा आपका, ये अलग हो जाएगा, मूर्खता का स्मारक जो है से कहा गया है। चलिएगा, तो ये जो है 2 मार्कर हो जाते हैं। अब जो है 6 मार्कर देखिएगा कि 6 मार्क का क्वेश्चन कहता है विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो आप जानते हैं कि विजयनगर क्या था, एक हिंदू साम्राज्य था मध्यकाल के दौरान, और इस साम्राज्य में जो है कौन कौन सी खास विशेषताएं थी वो क्या करना है आपको जो है यहाँ पर बताना है। किसकी विशेषताएं बताना है, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की जो है विशेषताएं बताना है। तो पहली बात में क्या करोगे, आप जो है परिचय दोगे 1 पॉइंट में, और 1 पॉइंट में अंत में निष्कर्ष आएगा, और 3 पॉइंट बीच में क्या करना है आपको जो है प्रशासन बता देना है। तो विजयनगर साम्राज्य जो है दक्षिण भारत का एक क्या था, शक्तिशाली साम्राज्य था, जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत होते हुए भी स्थानीय स्वायत्तता को महत्व देती थी। कुल मिलाकर के जो चोल शासन था, जो ग्रामीण उनकी स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं थी, उन्हीं के महत्व को जो है मतलब और अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है विकसित किया गया, वो स्थानीय स्वायत्तता बनी रही। अब जो है यहाँ पर प्रशासन में आप क्या कर सकते हैं, एक तरीके कोई ग्राफ आप बना सकते हैं। अगर आपसे बनता है इस प्रकार से कि सबसे ऊपर क्या कर देंगे, इस प्रकार से बता देंगे केंद्रीय प्रशासन हो जाएगा, फिर बता देंगे प्रांतीय प्रशासन हो जाएगा, और फिर जो लास्ट में बता सकते हैं स्थानीय स्वशासन बता सकते हैं, यदि जो है जगह बचती है, लेकिन सीमित जगह होती है 7 नंबर में, ध्यान रखना।
तो मैं एक जो है आइडिया आपको दे रहा हूँ, चाहें तो क्या कर सकते हैं, इस भाषा को जो है, ये क्या है, एक भाषा है, इसे समझ करके आप क्या कर सकते हैं, एक जो है मतलब ग्राफ के रूप में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, यदि आपसे बनता है तो। अन्यथा नहीं बनता है तो एक समय पर जो है आप सीख जाएंगे। जब आप असफल होंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो एक ग्राफ के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे केंद्र में कौन होगा, राजा होगा, मंत्री होंगे तो ऐसे बता सकते हैं। इसी प्रकार से प्रांत का प्रमुख कौन होगा हैं, और जो है स्थानीय शासन में क्या होता था तो ये बता सकते हैं। केंद्र स्तर पर देखेंगे, केंद्रीय प्रशासन में सम्राट क्या होता था, प्रशासनिक, न्यायिक और सैन्य शक्तियों का क्या होता था, सर्वोच्च केंद्र बिंदु कौन होता था, सम्राट जो है होता था। जिसे सहायता के लिए क्या होती थी, उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। ठीक है, तो इसे बताने के लिए आप क्या कर सकते हैं, केंद्रीय प्रशासन का जो है वो बॉक्स बनाइएगा। ये सबसे ऊपर वाले बॉक्स में लिखेंगे केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन में लिखेंगे सम्राट, क्या लिखेंगे, सम्राट, और एक लिखेंगे क्या, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। इसके लिखेंगे सम्राट की सहायता के लिए होती थी, सम्राट लिखेंगे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का प्रमुख होता था। ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, उतनी ही जगह यहाँ भी लग जाएगी। चलिएगा, नायक प्रणाली, यदि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं आती है तो आपको सुझाव है आप ग्राफ बनाना सीखिएगा, अन्यथा जो है मेंस आपको बहुत भारी पड़ जाएगा। ठीक है, अगर राइटिंग ठीक ठाक है, मतलब आपका लिखा हुआ समझने में आ रहा है सामने वाले की, तो कैसा भी लिख सकते हैं। एग्जाम को जो बहुत अच्छे से चेक किया जाता है, आपका जो है गलत सही जो है अच्छे से पकड़ा जाता है। एक क्वेश्चन जो है एक प्रोफेसर चेक करता है। नायक प्रणाली देखिएगा, तो नायक प्रणाली देखेंगे, इसे नायंकर व्यवस्था भी कहा जाता है। इसी क्या कहते हैं, नायंकर सिस्टम भी जो है कहा जाता है, इसी को नायक प्रणाली कहा जाता है। इसमें जो है नायक यूँ मान लीजिएगा गुंडा प्रकृति के जो है व्यक्ति होते थे, और ये जो क्या करते थे, राजा से जो है शासन करने की जिम्मेदारी लेते थे। प्रांतों में जो है कानून व्यवस्था और सैन्य सहायता के लिए जो है नायक जो है नाम के अधिकारी हुआ करते थे। सैन्य सामंत को जो है भूमि का नियंत्रण दिया जाता था, और इन्हें जो है इस व्यवस्था बनाए रखने के बदले में जो है कुछ भूमि दी जाती थी, जिसे क्या कहते थे, अमरम भूमि कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अमरम। अगर 2 नंबर में कभी पूछ ले अमरम क्या है, अमरम भूमि, तो विजयनगर साम्राज्य में नायकों को सेवा के बदले जो भूमि दी जाती थी उसे अमरम भूमि कहते थे, और ऐसे नायकों को अमर नायक कहा जाता था। आगे देखेंगे प्रांतीय प्रशासन में, तो साम्राज्य क्या होते थे, मंडल या प्रांतों में बटे होते थे, और प्रांत किस में जो है, वलनाडु जिलों में बटे होते थे। मेल ग्राम जो है ये गांव के समूह को कहते थे, और सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, गांव या उर में विभाजित होती थी। तो आप इतनी बातें क्या करेंगे, बताएंगे। अब यहाँ पर जगह है तो ठीक है भाई, काफ़ी बड़ा लिख दिया है, इतना बड़ा नहीं लिखना चाहिए था। तो मैं क्या करूँगा, प्रशासनिक व्यवस्था है 7 नंबर में, इतना नहीं आएगा, तो ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ से लगा यहाँ तक हटा दूंगा। इसके जगह पर आपको एक पॉइंट लिखना होगा। ठीक है, वो पॉइंट कौन सा है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर जो है लिख लीजिएगा, 1 2 3 पॉइंट हो जाते हैं, एक चौथा पॉइंट लिख लीजिएगा, आयंगर व्यवस्था। ठीक है, चौथा पॉइंट कौन सा हेडिंग डालेंगे, 7 नंबर में भाई आने वाला नहीं, मैं देखकर समझ जाता हूँ कितना आएगा। आयंगर व्यवस्था, आयंगर व्यवस्था, तो ये क्या हो जाएगी, स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था हो जाएगी। स्थानीय शासन की व्यवस्था थी, इस प्रकार से प्रधान जी होते हैं, सरपंच होता है, इस प्रकार से स्थानीय शासन की क्या होती थी, आयंगर जो व्यवस्था होती थी। और इसमें क्या होता था, इसमें जो है आयंगर जो है एक समिति को कहा जाता था, एक परिषद प्रकार की होती थी। क्या होती थी ये, 12 सदस्यीय जो है एक सभा या समिति कह सकते हैं, 12 सदस्यीय जो है सभा होती थी, इसमें 12 लोग होते थे। ठीक है, और इन 12 लोगों में जो है क्या करते थे, ये वंशानुगत होते थे। ये कभी कभी अपना पद बेच भी देते थे एक दूसरे को, तो वंशानुगत जो है पद होता था, बेचा भी जा सकता था, गिरवी भी रख सकता था। तो स्थानीय स्तर पर ये जो है 12 सदस्यीय कमेटी जो है कानून बना करके रखती थी। इसी व्यवस्था को क्या कहते थे, आयंगर व्यवस्था कहते थे। तो केंद्रीय प्रशासन हो जाएगा, नायक प्रणाली हो जाएगा, प्रांतीय प्रशासन हो जाएगा, आयंगर व्यवस्था हो जाएगा। बेस्ट आंसर आपका हो जाएगा, चौथे पॉइंट में लिख लीजिएगा। चलिएगा, अब जो है निष्कर्ष आएगा कि इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक कुशलता और सुदृढ़ है सैन्य व्यवस्था ने ही इसे 2 शताब्दियों से अधिक समय तक बाहरी आक्रमणों के विरुद्ध स्थिर बनाए रखा। ये आपका क्या हो जाएगा, निष्कर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है जहां आपसे जो है पूछा जा रहा है, मध्यकालीन भारत में जो है सूफी आंदोलन के उद्भव और समाज पर इनके प्रभावों का क्या कीजिएगा, विश्लेषण कीजिएगा। एनालाइज द राइज ऑफ द सूफी मूवमेंट इन मेडाइवल इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी। ये प्रश्न कहता है कि जो सूफी आंदोलन हुए थे, क्या हुए थे, जो सूफी आंदोलन हुए थे। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा,
कि जो सूफी आंदोलन हुए इनका जो है उदय किस प्रकार से हुआ, ठीक है, और इनका जो है समाज पर जो है क्या प्रभाव पड़ा। तो भाई सूफी एक प्रकार की यूँ कह सकते हैं जिस प्रकार से हिंदू धर्म में संत होते हैं वैसे ही सूफी थे, जिन्हें अल्लाह पर क्या था, भरोसा था। वो हिंसा और अत्याचार अन्याय में जो है विश्वास नहीं करते थे। ये जो है क्या होते थे, सीधे साधे व्यक्ति होते थे, यानी कि धार्मिक व्यक्ति होते थे। और इसका प्रभाव ये हुआ कि समाज में लोगों ने अच्छा आचरण सीखा, अल्लाह पर विश्वास किया, भाईचारा सीखा, समानता सीखी, दूसरों की हत्या करना क्या किया, बंद किया। तो यही जो क्या है संक्षेप में क्या है आपको समझना है। सूफी जो है बहुत सारे हुए हैं भारत में, जो है इनकी क्या है 5 ब्रांचेस हुई हैं, 5 शाखाएं जो क्या हुई हैं सूफियों की हुई हैं। उनमें से अगर सबसे फेमस शाखा की बात करें तो क्या हो जाएगा, चिश्ती संप्रदाय था। ये क्या था, सबसे फेमस संप्रदाय था। इसके अलावा सुहारवर्दी का भी जो नाम कई बार आ जाता है। तो सुहारवर्दी शाखा और चिश्ती शाखा ही सबसे क्या थी, फेमस शाखा थी। तो इन्हीं के आधार पर क्या करते हैं हम जो है अपने उत्तर जो है लिखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, परिचय की बात करेंगे और बताएंगे सूफी जो है कौन थे। तो आप क्या कहेंगे कि सूफी आंदोलन इस्लाम के भीतर एक क्या थी, रहस्यवादी और उदारवादी विचारधारा थी, जो 11वीं-12वीं शताब्दी में भारत में लोकप्रिय हुई और इसने प्रेम एवं भक्ति के मार्ग पर क्या दिया, बल दिया। ठीक है, क्या कारण थे कि इनका क्या हो गया, उद्भव हो गया। इस्लाम में बढ़ते बाहरी आडंबरों, रूढ़िवाद, भौतिकतावाद के विरोध में जो है आंतरिक अशांति की खोज के रूप में आंतरिक शांति के खोज के रूप में जो है सूफी मत का विकास हुआ। अब देखिएगा, आप जानते हैं इस्लाम धर्म के लोगों ने क्या किया कि कई जगह पर जो है आक्रमण किए। हमारे यहाँ पर भी क्या है, इस्लाम नहीं होता था पहले, लेकिन इस्लाम आया तो यहाँ पर भी आक्रमण किए, साम्राज्य विस्तार किया, एक प्रकार से क्या किया, कई लोगों की हत्याएं की। इस व्यवस्था के खिलाफ ने जो है क्या हुए, कुछ लोग जो है मतलब ऐसे थे जो हिंसा का समर्थन नहीं करते थे, और बहुत सारे जो है धर्म के प्रति क्या आ चुके थे, आडंबर आ चुके थे, रूढ़िवादिताएं हो गई थी, जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर रहे थे। और लोग जो है भौतिकता, गाड़ी बंगला, राज्य संपत्ति, इसके चक्कर में जो क्या कर रहे थे, बहुत सारे पाप कर रहे थे। तो इससे जो सबको छुटकारा मिल जाए, सबको तो नहीं मिल सकता लेकिन कुछ लोगों को मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कल्याण की भावना को विकसित हो सके, उसके लिए क्या किया इन्होंने, जो है कुछ लोग जो है आगे आए और अपने विचारों का जो है आदान प्रदान किया। वही क्या हुआ, सूफी आंदोलन कहलाया। अब इनका जो मुख्य सिद्धांत होता था वो सिद्धांत क्या था, सिद्धांत था कि सूफी संतों ने ईश्वर या अल्लाह को जो है प्रेमी और मनुष्य को जो है प्रेमिका मानकर जो है प्रेम संगीत के माध्यम से उनसे मिलने का मार्ग निकाला। इन्होंने कहा कि जो भगवान है, जो गॉड है, जो अल्लाह है, वो क्या है, प्रेमी है, ठीक है, और जो व्यक्ति हैं संसार में वो क्या है, प्रेमिका है। तो मतलब यहाँ तुम्हारा वाला जो है प्रेमिका प्रेमी नहीं है, इनका मतलब है आत्मा का जो है जुड़ाव से है, लगाव से है कि इन दोनों के मध्य में क्या हो जाए, लगाव हो जाए, और जो ये न्याय अन्याय की बात होती है ये दूर हो जाए। तो यानी कि प्रेम और संगीत के माध्यम से जो क्या करते हैं, जिस प्रकार से गाना सुनाते हो ना, ठीक है, कि तुम जो कहो हम तो फिर जीना छोड़ देंगे, तो वैसे ही है, ये भी क्या करते थे, भगवान को जो है गाना सुनाते थे और अपनी जो है अभिव्यक्ति बताते थे ईश्वर से कि हम जो है आपकी ही अंश हैं। अगली बात करते हैं प्रमुख सिलसिले जो कौन कौन से हुए। प्रमुख सिलसिले यानी कि संप्रदाय हैं, जो भारत में सूफी संप्रदाय हुए, उनकी ब्रांचेस हुई कौन कौन सी हैं। तो भारत में जो है चिश्ती संप्रदाय क्या हुआ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नेतृत्व में जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रहा। इसके अलावा सुहारवर्दी सिलसिले जो है सबसे अधिक क्या रहे, प्रभावशाली रहे, जिन्होंने आम जनता से क्या किए, संवाद किए। इनका सामाजिक प्रभाव क्या हुआ, सामाजिक प्रभाव ये हुआ कि हिंदू मुस्लिम सद्भाव को बढ़ावा मिला। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कहने लगे भाई सभी लोग क्या हैं, जीव ही तो हैं, आखिर क्या है, इंसान ही है। तो यानी कि एकता को बढ़ावा मिला। जातिगत भेदभाव क्या हुए, कम हुए। और स्थानीय भाषाओं जैसे फारसी के साथ साथ स्थानीय बोलियों का भी विकास हुआ, क्योंकि साधु लोग क्या करेंगे, कौन सी भाषा में जो है प्रवचन देंगे, जो लोग समझेंगे, तो फिर स्थानीय भाषाओं का भी क्या हुआ, विकास हुआ। ये जो है सामाजिक प्रभाव बता सकते हो। इसके अलावा और कह सकते हो कि हिंसा का जो है पतन हुआ, भाईचारा का विकास हुआ, अपने मन से कह सकते हो। धार्मिक समरसता, सूफी संतों की उदारता की शिक्षाओं ने जो है भक्ति आंदोलन के संतों जैसे कबीर और नानक को भी गहराई से क्या किया, प्रभावित किया।
संक्षेप में कह सकते हैं कि सूफी आंदोलन ने मध्यकालीन भारतीय समाज में सहिष्णुता, मानवता और सांप्रदायिक सौहार्द की भावना की जो है एक मजबूत नींव रखी। हो सकता है देखिएगा इसकी शब्द सीमा क्या है, ज़्यादा हुई, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, शब्द सीमा जो है ज़्यादा हो गई होगी इसमें। तो आप क्या कर सकते हैं, तो ये पॉइंट तो बताएंगे ही भाई, कीवर्ड तो बताएंगे ही, इस प्रमुख सिलसिला बताएंगे, तो ये कोष्टक वाला हटा देंगे, सीधा लिखेंगे चिश्ती संप्रदाय, सौहार्दवर्दी संप्रदाय, बस, बाकी जो है सब कुछ काट देंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, कीवर्ड इनके लिख सकते हैं, और बाकी जो है डिटेल जो है समझने के लिए इतना लिखा हुआ, अगर मैं सिर्फ डिटेल लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा लिख करके समझाना पड़ता, तो इसलिए यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है। ये हो जाएगा आपका इंग्लिश वाला पोर्शन हो जाएगा। हम बात करते हैं लास्ट प्रश्न की, जो है हमारा 10 नंबर का प्रश्न है। अब इसमें देखोगे 10 मार्क्स के प्रश्न में जो है जो पूछ रहा है कि मुगल काल विशेषकर अकबर से लगाकर के शाहजहां के शासनकाल को क्या कहते हैं, वास्तुकला का क्या कहते हैं, स्वर्ण युग कहा जाता है। इस कथन का साक्ष्यों के साथ क्या कीजिएगा, परीक्षण कीजिएगा। द मुगल पीरियड स्पेशली द रीजन्स ऑफ अकबर टू शाहजहां इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर। एग्जामिन दिस स्टेटमेंट विथ एविडेंस। ठीक है, तो कहता है कि जैसे बाबर हुआ है, हुमायूं हुआ है, अकबर हुआ है, जहांगीर हुआ है, शाहजहां हुआ है और औरंगजेब हुआ है। तो कहता है कि अकबर से लगाकर के शाहजहां तक के समय को जो क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। और स्वर्ण युग किसका स्वर्ण युग, स्थापत्य के क्षेत्र का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। इसको क्या करना है, आपको एग्जामिन करना है, और एग्जामिन करने में जो है आप अपनी जो बात कहेंगे कि हाँ कहा जाता है, उस बात के संदर्भ में आपको प्रमाण भी देने होंगे। तो बाबर देखें, बताओ, इतना ज़्यादा स्थापत्य नहीं करवाया। हुमायूं जो है जीवन पर्यंत भटकता ही रहा। बाद में औरंगजेब ने भी स्थापत्य नहीं करवाया। तो खासतौर से अकबर और जहांगीर, शाहजहां के समय पर क्या हुआ, बहुत सारे जो है किले, महल इत्यादि को जो बनवाया गया। तो आपको इस उत्तर में क्या करना होगा, सबसे पहले जो है आपको क्या देना होगा, परिचय देना होगा। देन इसके बाद में जो है अकबर के समय, फिर जहांगीर के समय, फिर शाहजहां के समय पर कौन कौन सी जो है स्थापत्य बनवाई गई हैं, किला, महल, मस्जिद, ठीक है, इमारत, उन सभी का क्या करना है, आपको 2 2 3 3 जिक्र करना है, और अंततः निष्कर्ष में जो है पहुंच जाना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले परिचय लिखेंगे, चूंकि 10 नंबर का प्रश्न है तो परिचय 25 से 30 शब्दों में चला जाएगा। मुगल काल जो है भारतीय वास्तुकला के इतिहास में एक अद्वितीय उत्कर्ष का काल माना जाता है। विशेष रूप से अकबर से शाहजहां के काल में फारसी और हिंदू शैलियों के अनूठे संलयन से, जिसे इंडो इस्लामिक वास्तुकला कहा जाता है, संलयन ने क्या किया, वास्तुकला को अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। अब देखते हैं कि अकबर के समय पर जो है कौन कौन सी चीज़ें विकसित हुई। अकबर ने जो है वास्तुकला में क्या किया, लाल बलुआ पत्थर के बड़े पैमाने पर उपयोग किया। और इनके समय पर देखोगे तो आगरा का किला, लाहौर का किला, फतेहपुर सीकरी का जो है निर्माण करवाया गया, जहाँ पर बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, दीवान आम, दीवान खास, बहुत सारी इमारत हैं। तो वो क्या है, इनकी शैली जो है बता देना, जो है बनवाई गई। तो ये क्या हो जाएगा, अकबर के समय का हो जाएगा। तो स्पेशली क्या कर सकते हैं, परिचय के बाद में अकबर की हेडिंग लगाएंगे और फिर बताएंगे अकबर ने वास्तुकला के क्षेत्र में लाल बलुआ पत्थर का बड़े पैमाने पर उपयोग किया। और फिर एक जो क्या करेंगे, गोला बनाएंगे, उसके समय की स्थापत्य लिखेंगे, बता देंगे 5-7 स्थापत्य इस प्रकार से जो है बता देंगे। इसमें समय आपका थोड़ा सा बच जाएगा, स्पेस भी जो है भर जाएगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ भाई 10 नंबर के प्रश्न में आप जो है 100% मार्क्स लेने के चक्कर में मत रहिएगा। कोशिश करिएगा कि 5 मार्क्स मिल जाएं और समय आपका ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट का समय लगे, ठीक है। और जो समय बचे वो 7 नंबर में लगाइएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। रणनीति जो है ज़रूरी है, आपको एग्ज़ाम के पैटर्न का मूल्यांकन करना ज़रूरी है, ठीक है। तो कंटेंट आपको पता होना चाहिए, लेकिन कंटेंट को भाषा में नहीं लिखना है 10 नंबर में, वरना मार खा जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 7 मिनट का समय है, भाषा लिखोगे 2 पेज नहीं लिख पाओगे। तो आपको क्या करना है, परिचय में भाषा लिखनी है, निष्कर्ष में भाषा लिखनी है, और अपना मुख्य कंटेंट जो है इस प्रकार से एग्जामिनर को बताना है कि मुझसे हाँ बनता है। बस मैंने क्या किया है, स्मार्ट प्लान किया हुआ है पहले से। तो ये हो जाएगा अकबर के समय का। इसके अलावा हुमायूं का मकबरा भी यहाँ पर जो है क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और भी जो है आगरा का लाल किला बता देंगे। अब है जहांगीर के समय पर क्या हो जाएगा, जहांगीर के समय पर भी जो क्या किया गया,
पित्रादिउरा शैली का इनके समय पर जो है विशेष रूप से उल्लेख कीजिएगा, क्योंकि नूरजहाँ ने क्या किया था, इत्मादुद्दौला अपने पिता जो थे, इत्मादुद्दौला थे उनके, उनका जो मकबरा बनवाया हुआ था और उसमें पहली बार जो है पित्रादिउरा शैली का प्रयोग किया गया था। तो वो जरूर बताइएगा। स्थापत्य की विशेषता है, प्रमुख विशेषता है मुगल काल की। जहांगीर के शासनकाल में क्या की गई, विशाल इमारतें बनवाई गई, विशाल इमारतों के स्थान पर सुंदर बागों जैसे शालीमार बाग और संगमरमर की नक्काशी व पित्रादिउरा लिखा तो हुआ है। पित्रादिउरा जड़ाऊ कला, इसमें क्या किया जाता था कि जैसे थोड़ी सी कीमती पत्थर हैं, स्टाइल है, उनको जो है दीवालों में जो है जड़वा दिया जाता था। इसका जो है चलन बढ़ा। और उदाहरण जो है बता सकते हैं यहाँ पर, इसमें उदाहरण जरूर बताइएगा और स्पष्टता होगी। लिखा हुआ है, नूरजहाँ द्वारा निर्मित इत्मादुद्दौला का मकबरा जो है पूरी तरह से सफ़ेद संगमर से बनी है, पहली मुगल इमारत है और इसमें क्या किया गया है, पित्रादिउरा शैली का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा जहांगीर के समय पर और बता सकते हैं, जहांगीर का मकबरा जो बता सकते हैं, अनारकली का मकबरा जो है बता सकते हैं, ये लाहौर में जो है स्थित है। अब देखिएगा, मुख्य रूप से शाहजहाँ के स्वर्ण काल को क्या मानते हैं, स्वर्ण युग माना जाता है। शाहजहाँ के काल को देखेंगे तो शाहजहाँ का काल जो है मुगल वास्तुकला का जो है चरमोत्कर्ष माना जाता है, जहाँ संगमरमर का जो है सर्वाधिक उपयोग हुआ। उसने दिल्ली के जो है लाल किला बनवाया, जामा मस्जिद बनवाई, आगरा में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल बनवाया और जो सिमेट्री और गुम्बद निर्माणी कला का सर्वोच्च उदाहरण है। इसके अलावा और भी बता सकते हैं भाई, मोती मस्जिद बता सकते हैं, रेशमा बाग बता सकते हैं, दीवान याम बता सकते हैं, दीवान खास बता सकते हैं, स्वर्ण क्या था वो मयूर सिंहासन बता सकते हैं। ठीक है, तो इनकी स्थापत्य जो है जरूरी नहीं कि यही बताएं, कम से कम 6 स्थापत्य आपको जो है गोला लगा करके बतानी है। इस प्रकार से गोला बताया और इस प्रकार से जो है स्थापत्य बता देनी, बस ऐसे ना गूंथ देना जैसे मैं गूंथ रहा हूँ। थोड़ा सा क्या करना, साफ तरीके से बताना, ताकि जो है अच्छा लगे। जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। अब जो है इतना होने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, जो मुगल काल की जो वो थी स्थापत्य थी, उनकी कुछ विशेषताएं बता सकते हैं कि जो मुगल स्थापत्य है उनकी विशेषताएं तकनीकी। इस काल की इमारतों में संगमरमर पर जो है बहुमूल्य पत्थरों की जड़ाई की गई, जिसे पित्रादिउरा कहते हैं। विशाल गुम्बद बनवाए गए, इस प्रकार से जो बनते हैं इस प्रकार से गुम्बद बनवाए गए। ज्यामितीय डिजाइनें बनवाई गई, फव्वारे और चार बाग पद्धति। चार बाग पद्धति क्या होती है भाई, इस प्रकार से क्या किए जाते थे, ये किया जाता, इस प्रकार से बनवाया जाता। बीच में क्या किया, कोई जो है इमारत बनवाई गई बीच में जो है, और यहाँ पर एक बाग काट दिया गया, एक बाग यहाँ पर काट दिया गया, एक बाग यहाँ पर काट दिया गया, एक बाग यहाँ पर काट दिया गया। ये क्या हो जाएगा, चार बाग जो है आपका हो जाएगा। चार बाग पद्धति में जो है क्या है, कोई मकबरा बना हुआ, घर बना हुआ। कई बार यहाँ पर जो है पानी के फुहारे भी लगवा दिए जाते थे, तो वो ऑटोमेटिक से चलता रहता है ना पानी। अभी यहाँ पर वो बाग, इसमें यहाँ पर क्या करवा दिए, मैदान बना दिया, कुछ पेड़ पौधे लगा दिए, यहाँ पर बाग बन जाएंगे। और यहाँ से जो है राजा बैठेगा, यहाँ से गेट हो जाएगा, एंट्री गेट, यहाँ से तुम जाओगे राजा साहब के पास में। निष्कर्ष क्या निकलेगा कि उपयुक्त साक्ष्यों से स्पष्ट है कि अकबर की सहिष्णु और रचनात्मक दृष्टि से शुरू होकर शाहजहाँ के संगमरमर प्रेम तक जो है मुगल काल ने वास्तुकला के क्षेत्र में बेजोड़ और भव्य धरोहर छोड़ी। उसी कारण इस काल को जो है भारतीय वास्तुकला का क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाना पूर्णतः क्या है, न्याय संगत है। तो ये क्या हो जाएगा आपके जो है, क्या हो जाएगा, परीक्षण हो जाएगा, एग्जामिन हो जाएगा कि मुगल काल का वास्तुकला का है कि नहीं है। निष्कर्ष बहुत जरूरी है, ध्यान रखना ऐसे प्रश्नों में, जहाँ एग्जामिन करने की बात करें, मूल्यांकन करने की बात करें, और जो भी कथन दिया हुआ है, ये प्रश्न जो दिया हुआ है, जरूरी नहीं कि ऐसा उत्तर लिखें। अगर इनकार भी से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इनकार भी कर सकते हैं, लेकिन क्या करना होगा आपको, फिर इनकार क्यों कर रहे हो उसके लिए जो क्या करना होगा, आपको तर्क देना होगा, साक्ष्य देने होंगे। जैसे यहाँ पर हाँ माना हुआ है, मैंने उत्तर ये लिखा हुआ है कि हाँ स्वर्ण युग था, तो जो है उनके समय पर मैंने स्वर्ण युग के संदर्भ में क्या दिए है, प्रमाण भी दिए है कि ये चीज़ें बनवाई गई हैं, और अंत में निष्कर्ष में क्या है, ये बताया हुआ है कि वास्तव में बनी हुई हैं, इसलिए इसे क्या है, न्याय संगत माना जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से क्या हो जाता है, हमने जो देखा यहाँ पर 2 मार्कर प्रश्न देखे, ठीक है, हमने जो है 5 कितने देख लिए, 2 मार्कर प्रश्न देख लिए, 2 जो है हमने 7 मार्कर प्रश्न देख लिए, एक जो है 10 मार्कर प्रश्न देख लिया। यह एक मीडियम स्तर की क्या है, टेस्ट सीरीज है, ना तो इससे लिखने में बोझिल हो सकता है, इससे आपकी क्या होगी, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स क्या कर लेते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज जो है हो जाती है। अगला टेस्ट जो होगा वो हम करेंगे जो है तीसरी यूनिट के अंतर्गत जाएंगे, जिसमें हम आधुनिक भारत का जो है इतिहास क्या करेंगे, शामिल करेंगे। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास, खास तौर से जो अंग्रेज़ों के समय की क्या है, अर्थव्यवस्था है, जनजातीय और किसान आंदोलन है,
ठीक है। जनजातीय किसान आंदोलन है, 1857 की क्रांति है और राष्ट्रीय आंदोलन है। इनको क्या करेंगे, शामिल करके एक जो है टेस्ट सीरीज बनाएंगे। 2 दिन के बाद में क्या होगा, आपका जो है तीसरा टेस्ट होगा, आधुनिक भारत का टेस्ट होगा। तो इस प्रकार से क्या करिएगा, आप अपने आप को रिवीजन कीजिएगा और जो भी आपने याद किया हुआ है उसको रिवाइंड कीजिएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप में क्या कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक जो है आपको कहाँ पर मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिएगा। PCS मेंस अगर लिखना चाहते हैं, IAS मेंस लिखना चाहते हैं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।